ये हिस्ट्री का फंडा बड़ा ही खतरनाक है। हिस्ट्री लोगों को समझ में नहीं आती है, खासकर क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए। क्लास 11th और 12th के बच्चे जो हाल फिलहाल अभी बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान लेके आया ई पाठशाला चैनल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जिसमें क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए कंप्लीट सीरीज दी गई है। इस कंप्लीट सीरीज में आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन विद एग्जांपल, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन चैप्टर वाइज और सारे चैप्टर की एक प्लेलिस्ट हमने आपके लिए तैयार की हुई है। आप जल्द से जल्द इन सारी चीज़ों को वॉच आउट करिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप सभी लोग हमारे ऐप पे जुड़ सकते हैं। इस ऐप पे आपको सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस होने वाला है। सो आप वेट किस चीज़ का कर रहे हैं, जल्द से जल्द जाइएगा, ऐप डाउनलोड करिएगा, ये सारा एक्सेस आपको वहाँ पे मिलने वाला है। सो हेलो एंड वेलकम, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस ई पाठशाला की वीडियो लेक्चर सीरीज में। दोस्तों हम चैप्टर 8 कर रहे हैं और चैप्टर का नाम पीजेंट जमींदार एंड द स्टेट। चैप्टर 8 है, क्लास 12 की हिस्ट्री है। एगेरियन सोसाइटी एंड द मुगल एम्पायर, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य। मुगल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एगेरियन रिलेशनशिप मेड अप रूरल सोसाइटी। मुगलों का जो इतिहास है वो भारत की एगेरियन सोसाइटी, कृषि समाज में उनका संबंध बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि भारत के अंदर बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन सभी लोगों ने एगेरियन सोसाइटी के अंदर, कृषि समाज के अंदर अपना रोल बखूबी दिया। किसी ने नहर बनवाए, किसी ने बांध बनवाए, किसी ने व्यवस्थाओं को और अच्छा करा, किसी ने टैक्स के सिस्टम को बढ़ाया। सबका अलग अलग हमें सिस्टम देखने को मिलता रहा। अब दोस्तों यहाँ पे मेन बात ये बताया गया है कि ज्यादातर क्या होता है, एजेंट ऑफ द स्टेट। एजेंट ऑफ द स्टेट का मतलब यहाँ पे बताने की कोशिश करी गई है कि पूरे के पूरे राज्य के अंदर ज्यादातर फोकस किन पे रहता है। ज्यादातर फोकस रहता है रेवेन्यू एक्सेसर पर, कलेक्टर पर, रिकॉर्ड्स कीपर पर, और उसके बाद किस तरीके से कौन सोसाइटी को कंट्रोल कर रहा है और कौन खेती की चीजों को इंश्योर कर रहा है कि क्या चीज कैसे तय की जानी चाहिए। तो मैनी क्रॉप्स वर ग्रोन फॉर सेल, ट्रेड, मनी एंड मार्केट एंटर्ड द विलेज एंड लिंक द एग्रीकल्चर एरिया विद द टाउन। देखो, अगर मान लो कि किसी राजा को टैक्स लेना है तो उसको एरिया को मैपिंग करना जरूरी है। मैपिंग के साथ उसको ये पता लगाना जरूरी है कि अगर यहाँ पे ये मिट्टी है तो यहाँ पे ये फसल लगाई जा सकती है। ये फसल लगाई जा सकती है तो इसका मार्केट में दाम क्या होगा, मार्केट में दाम क्या होगा तो उस हिसाब से टैक्स भी बताना सरकार का काम होता है। इस तरीके से पूरे के पूरे साम्राज्य में जहां जहां पर भी मुगलों का टाइम पीरियड था, उन्होंने पता लगाया कि क्रॉप्स किस तरीके से ग्रोन करी जाती है, उसे कैसे बेचा जाएगा, ट्रेड में कैसे इस्तेमाल करा जाएगा, मनी मार्केट में कैसे एंटर होगा, विलेज में कैसे पहुंचेगा, साथ में एग्रीकल्चर सोसाइटी किस तरीके से दूसरे टाउन्स के एरिया से कनेक्ट होगा। एवरीथिंग हैज बीन डिस्कस इन दिस चैप्टर। देख लो, उस समय पे इन सभी चीजों का रिकॉर्ड रखने के लिए कलेक्टर ऑफिसर रखा जाता था उस समय। अब इन्हीं सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने जितनी भी बुक्स पढ़ी, चाहे हमने ट्रैवलर्स की बुक पढ़ी, चाहे हमने हिस्टोरियंस की बुक पढ़ी, चाहे हमने उस समय पे लिखी हुई किताबें जैसे आईने अकबरी, अकबरनामा, शाहजहांनामा, अमीलगिरीनामा, ऐसी जितनी बुक्स थी उनसे पढ़ के हमने ये पता लगाया कि कृषि समाज उस समय कैसा हुआ करता होगा। तो इसीलिए पीजेंट एंड द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ज्यादातर किसान उस समय पे सीजनल टास्क किया करते थे। सीजनल टास्क का मतलब ज्यादातर मिट्टी को ठीक ठाक करते रहना, बीज को बोना, फसलों को काटना, फिर दोबारा उगाना। उस समय मल्टीपल क्रॉपिंग पे फोकस थोड़ा बहुत होता था, लेकिन साथ साथ में फसलें दो ही एक साल में दो ही फसलें लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। आज के टाइम पे तो इंसान दो क्या कहते हैं फसलें ले लेता था। उस समय सबसे ज़्यादा महंगी फसल शुगर और ऑयल मानी जाती थी। डिपेंड करता था कि उस समय टोपोग्राफी किस किस हिसाब से, वहाँ पे बहुत सारे ड्राई लैंड भी थे, साथ साथ में वहाँ पे हिली रीजन भी थे जहाँ पे एग्रीकल्चर होता था, साथ साथ में फर्टिलाइज लैंड था। यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, वहाँ की जमीन काफी अच्छी तरीके से फर्टिलाइज भी थी और फॉरेस्ट एरिया भी था। इवन बाबर ने तो अपनी बुक के अंदर ये मेंशन करा कि फॉरेस्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पर घुसपैठियों को रहने की जगह मिलती है और ऊपर से उन जंगलों के अंदर घुसने के बाद हमें टैक्स भी नहीं मिलता है। तो इसलिए फॉरेस्ट एरिया भी उस समय पे हमें देखने को मिलता है। तो जब फॉरेस्ट में होगा तो उस समय ट्राइबल ग्रुप्स कैसे रहते होंगे, उनके चीफ कैसे होते होंगे, उनका संबंध मुगलों के साथ कैसा था, क्या लड़ाइयाँ होती थी या नहीं होती थी। जहाँ पे फर्टिलाइज प्लेस है उस समय पे जमींदार या किसान या शेयर क्रॉपर्स या जो भी
और भी टाइप के लोग होते हैं, उनका क्या सिस्टम होता होगा, सब कुछ हमें जानने की जरूरत है। अब 16वीं और 17वीं शताब्दी के इतिहास के बारे में अगर हम जाने तो हमें कैसे पता चलता है। नंबर 1, आईने अकबरी की कुछ बुक्स है। आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी थी और इसके बारे में क्लास चैप्टर 9 में हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। बट आपकी किस्मत खराब है कि इस बार का चैप्टर 9 जो मुगलों से चैप्टर से रिलेटेड है वो डिलीट कर दिया गया है, जो नहीं होना चाहिए पर डिलीट है। उसके साथ साथ कुछ ऐसे रिकॉर्ड जो गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के अंदर हमें रिकॉर्ड्स देखने को मिले, वो रिकॉर्ड्स भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे उस समय की सोसाइटी को समझने के लिए। उसके बाद मुगल अपने बारे में बुरा कभी नहीं लिखेंगे, लेकिन जब अंग्रेजों का टाइम पीरियड आया फिर तो बहुत बड़ी मात्रा में हमें रिकॉर्ड्स मिलने चालू हो गए। तो ये 3 तरीके हैं ऑफिशियल बेस पे जिनसे हमें कृषि समाज के बारे में बहुत बाखूबी और बहुत अच्छे तरीके से पता चलता है। उसके साथ साथ आईने अकबरी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉनिकल वाज द आईने अकबरी ऑथर्ड बाय द अकबर कोर्ट हिस्टोरियन अबुल फजल ने लिखी है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब अभी हमें से फायदा क्या होता है पढ़ने के लिए, आप कह सकते हो कि उस समय हमें इन रिकॉर्ड से पता चलता होगा किसान के बीच में, जमींदार के बीच में, और उस समय राज्य के अंदर कामकाज कैसे चलता होगा। अगर जमींदार था तो किस तरीके से करप्शन करता था, किस तरीके से पैसे की चोरी करता था, समाज में काम भी कर रहा है नहीं कर रहा है वो हमें पता चलता था। दे गिव अस एन इनसाइट इनटू द पीजेंट परसेप्शन एंड देयर एक्सपेक्टेशन ऑन द फेयरनेस फ्रॉम द स्टेट। ये उस समय के किसान की धारणाओं को बताता होगा कि किस तरीके से राज्य उनके प्रति फेयरफुल है कि नहीं, मतलब सॉरी वो निष्पक्ष है कि नहीं, मतलब कहने का मतलब है फेयरनेस है कि नहीं। उस समय से हमें पता चलता होगा क्या पता किसान के साथ आज से बुरा हो रहा है, पहले से बुरा होता आ रहा है। दूसरी बात, किताब के अंदर किसानों के अलग अलग मीनिंग दे रखे हैं, जैसे रैयत, मुजरियान, किसान, असामी। रैयत एक शब्द है, उर्दू शब्द है रैयत, उसे किसान ही कहा जाता है। मुजरियान शब्द पर्शियन वर्ड है, किसान हिंदी वर्ड है। असामी शब्द उन किसानों के लिए यूज होता है जो उस समय पे आप कह सकते हो बड़े बड़े जमींदार टाइप लोग होते थे। हमने पहले वाले चैप्टर में ही पढ़ा है, पता है आपको, हमने पहले वाले चैप्टर में स्मॉल पीजेंट और लार्ज लैंड ऑनर्स को हमने तमिल लैंग्वेज के अंदर फ्लोमैन यानी कि उजवार और स्लेव्स यानी कि अनिमी ऐसे हमने नाम दिए थे। लार्ज लैंड ऑनर का नाम विलार्स होता था। तो ये चीज हमने पढ़ी थी, पहले भी पढ़ी थी, लेकिन आपको कुछ इन वर्ड्स पे फोकस करने की जरूरत है। ये वो किसान हैं जो नाम से डोमिनेट होते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। 2 टाइप ऑफ किसान, खुदकश किसान। खुदकश किसान वो होता है जो गांव में ही निवास करता है और अपनी ही जमीन पर खेती करता है, जबकि फाइकस किसान वो किसान होता है जो गांव का निवासी नहीं होता है पर एग्रीकल्चर करने के लिए दूसरे गांव में चला जाता है। जैसे आज की डेट में लेबर्स माइग्रेट होके यूपी बिहार से दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, मुंबई, ऐसे कोलकाता, बैंगलोर चली जाती है काम धंधे की तलाश में। तो ऐसी फाइकस किसान भी होते थे जो बेचारे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जमीन पर कल्टीवेशन किया करते थे, खेती किया करते थे। अब काइंड्स ऑफ पीजेंट भी अलग अलग है, किसानों के भी टाइप अलग है। जिन गुजरात में किसानों की जमीन 6 एकड़ से ज्यादा होती थी, बंगाल में 5 एकड़ से ज्यादा होती थी और कहीं कहीं पर 10 एकड़ से ज्यादा भी होती थी, उन किसानों को आसामी कहा गया। अब एकड़ में कितने गज होते हैं, कितने बीघा होते हैं, कितने सेंटीमीटर होता है, कितना किलोमीटर में होता है, यू नीड टू फाइंड दिस ऑन द गूगल। हमने बस आपको बताना है कि उस समय एग्रीकल्चर सोसाइटी के अंदर समाज में जमींदार, किसान और उनके बीच का रिलेशन कैसे था और राज्य में उनके बीच में संबंध कैसे बन रहा था। So this is irrigation and the technology used by the peasant। देखो ड्यूरिंग मुगल एम्पायर के टाइम पीरियड पे भी ऐसा नहीं था कि थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी नहीं थी। नहीं कह नहीं सकता कि बहुत अच्छे लेवल पे कल्टीवेटर आ चुका था, बहुत अच्छे लेवल पे किसानों के लिए थ्रेसिंग मशीन आ चुकी थी, लेकिन वो जो दौर था, जिस भी दौर पर चीज़ें जैसी बनती है उस दौर पर वो चीज़ें अवेलेबल थी वहाँ पर। तो उस समय पे कृषि का विस्तार योगदान देने के लिए 3 कारक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। जैसे बहुत बड़ी मात्रा में ज़मीनें थी हमारे पास लेबर अवेलेबल था, और उसके बाद किसान, खुदकश किसान और फाइकस किसान और असामी किसान, मुजरियान, रैयत, ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे भी जाया करते थे। सो दैट इज वाई मैं कह सकता हूँ कि कृषि के बढ़ने का कारण ये तीनों चीज हो सकती है। भाई कृषि के लिए जमीनें चाहिए तो प्रचुर मात्रा में जमीनें थी। जैसे आप कह सकते हैं कि जमीनों के लिए पूरी तरीके से हमने देखा कि कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर फ्लड प्लेन्स है, कहीं पर सरफेस अच्छा है, कहीं पे अलग अलग उस सरफेस पे अलग अलग टाइप के एलुवियल सॉइल्स हैं, है ना, भाबर, खागदार, सारी सॉइल्स अलग अलग अवेलेबल हो रही थी हमें। और इसके बारे में आप लोगों ने 11th क्लास में, 12th क्लास में काफ़ी ज्योग्राफी में अच्छी तरीके से पढ़ा भी होगा। और लेबर की अगर हम बात करी जाए तो लेबर उस समय तो वैसे भी सस्ती ही थी, तो इसलिए अवेलेबल थे। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो प्राइमरी पर्पस ऑफ द एग्रीकल्चर टू फीड द पीपल। शुरुआती समय में एग्रीकल्चर का मेन मकसद ये नहीं होता था कि ज़्यादा सामानों को उगाओ और उगाने के बाद बाहर के हिस्सों में बेच दो। इस समय तो ये दौर था कि एटलीस्ट सबको खाने को तो मिल सके।
अगर थोड़ा बहुत बचता है, सरप्लस बचता है, तो उसको बाद में बेचा जाए। तो जितने भी टाइप के किसान थे, चाहे वो आसामी थे, चाहे वो खुदकश थे, चाहे वो फाइकस किसान थे, इन सभी किसानों के लिए अगर आप देखें तो इनका मेन मकसद लोगों को खाना खिलाना या लोगों तक खाने को पहुंचाना। तो उस समय टाइप ऑफ एग्रीकल्चर अलग अलग थी, जैसे सब्सटेंस एग्रीकल्चर, कमर्शियल एग्रीकल्चर। अगर आप प्रेजेंट टाइम की क्या कहते हैं ज्योग्राफी को पढ़ोगे तो आपको इसके बारे में समझ में आ जाएगा। तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर सब्सटेंस एग्रीकल्चर की बात करें तो उसमें प्रिमिटिव सब्सटेंस, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर आ जाता है। कमर्शियल में प्लांटेशन, उसके बाद कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग एंड मिक्स फार्मिंग, ये दूसरा है। डेयरी फार्मिंग भी इसका पार्ट है। अभी एग्रीकल्चर के टाइप है, जैसे प्रिमिटिव की बात करें, इंटेंसिव की बात करें तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर के अंदर कोई खेती करता है धान की, कोई धान के अलावा दूसरी चीज़ों की खेती करता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन पाई जाती है मॉनसून एशिया के हिस्सों में, वहाँ पर चावल की खेती हमें देखने को मिलती है। ये हिस्ट्री के अंदर नहीं है, ये ज्योग्राफी वाला पार्ट है। तो आप कह सकते हैं कि इसमें ज़्यादातर जहाँ पर गेहूँ की खेती होती है तो उसमें बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना करते हुए घर के लोग ही इस टाइप की खेती कर लेते हैं। और जबकि अगर दूसरे हिस्से में देखा जाए तो चावल के अलावा लोग गेहूं, सोयाबीन, जौ, सरसों, ये सब चीज़ें उगाया करते हैं। ये आज के टाइम की बात हो रही है। लेकिन अगर हम उस टाइम की बात करें जिस समय मुगलों का राज था, तो मुगलों के राज के टाइम पीरियड में लोग पानी के लिए वर्षा पे तो डिपेंड होते ही होते थे, लेकिन पानी के लिए लोग नहरों, एक नहर जो थी वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता था। इस हिसाब से आप कह सकते हो नॉर्दर्न इंडिया के अंदर कई नहरें खुदवाई गई। शाहजहां के टाइम पीरियड पे शाह नहर पंजाब के अंदर थी, उसकी मरम्मत करवाई गई ताकि जहां पर खेती हो रही है वहां तक पूरी तरीके से पानी पहुंच सके। क्योंकि देखो अगर एग्रीकल्चर ठीक नहीं होगा तो किसान टैक्स कैसे देगा, टैक्स ही नहीं दे पाएगा तो राजा चलेगा कैसे। राजा अगर जमीन को कैप्चर कर रहा है और वहां से उसे टैक्स नहीं मिल रहा तो ऐसे जमीन का भी कोई फायदा नहीं है। तो इस हिसाब से राजा के थ्रू उस टाइम पीरियड पे आप कह सकते हैं कि नहर खुदवाने का काम करवाया जाता रहा होगा समय समय के साथ साथ। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि उस टाइम पीरियड पे जो खेत जोतने के लिए उस समय बैलों का इस्तेमाल ज़रूर होता होगा। तो बैल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आसानी से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चले जाते हैं। अब ये वाला पार्ट आपने पिछली क्लास में पढ़ा था या पहले वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि अगर किसी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को हमें ज़्यादा उगाना है, ज़्यादा मात्रा में करना है, तो उस समय पे आयरन टेप्ड फार्मिंग भी होती थी और हो फार्मिंग भी होती थी। हो फार्मिंग वहाँ पे होती है जहाँ पे फॉरेस्ट वाले इलाके होते हैं, जबकि आयरन टेप फार्मिंग वहाँ होती है जहाँ पे प्लेन सरफेस, मैदानी क्षेत्र पाए जाते हैं, वहाँ पर होती है। मौसम के हिसाब से ये लोग फसल उगाया करते थे और 16 और 17 सेंचुरी के हिसाब से देखा जाए तो उस समय लोगों को फसल उगाने की ज़्यादा नॉलेज नहीं थी आज के कंपैरिजन में। और आज के कंपैरिजन में तो ऐसे ही होगा, आने वाले समय में और अच्छा होगा। लेकिन अगर 16 और 17 सेंचुरी की बात करी जाए तो उस समय मेजर 2 टाइप की क्रॉप्स उगाई जाती थी और वो है खरीफ और रबी, यानी कि चावल, मैदा, रागी, ज्वार, ग्राउंडनट, उसके बाद दूसरी और चीज़ें। लेकिन ज़्यादा फसलें बहुत कम उगाई जाती थी क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं थी उन लोगों के पास। लेकिन अगर आप आज की ज्योग्राफी पढ़ें तो आप देखेंगे कि अब किसान इतना ज़्यादा अच्छा हो चुका है कि वो ज़्यादा फसलें भी उगा लिया करता था। लेकिन उस टाइम पीरियड में ना फसलें इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती थी? आईने अकबरी बताते हैं कि भारत के अंदर जहाँ जहाँ पर भी मुगलों का शासनकाल था वहाँ पे उस टाइम पीरियड पे आगरा के अंदर 39 प्रकार के चावल जो है वैरायटी ऑफ फूड्स प्रोडक्शन होते थे। दिल्ली के अंदर 43 प्रकार की वैरायटीज थी चीज़ों को उगाने की। बंगाल के अंदर 50% तरीके के राइस होते थे, उगाए जाते थे। तो उस तरीके से इतने सारी फसलें होती थी। तो कुछ फसलें ऐसी होती थी जिनसे बहुत ज़्यादा फायदा होता था। जैसे अंग्रेज हैं, अंग्रेज को कॉटन बेच के, नील बेचकर, है ना, इनसे ज़्यादा फायदा होता था। लेकिन जब मुगल काल था तो मुगल काल पे जिनसे कामिल वो फसलें होती थी जो लिटरली बहुत बड़ी मात्रा में दूसरे देशों तक भी जाती थी बेचने के लिए। वो कौन सी थी? कॉटन थी, शुगर कैन थी और ऑयल सीड बहुत सारे थे। तो ये बाहर की कंट्री के अंदर बहुत बड़ी मात्रा के अंदर बेचे जाते थे, इसीलिए इनकी इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा मुगलों के टाइम पीरियड पे थी। तो किसानों को कोशिश यही करवाया जाता था कि ज़्यादा ज़्यादा वो फसलें यही वाली उगाए जिससे इनको भी फायदा होगा और मुगल के अंदर खजानों में भी फायदा होगा। अगर हम बात करें इंडिया के अंदर सारी फसलें इंडिया के अंदर ही नहीं उगी थी। इंडिया के बाहर से बहुत सारे बीज लाए गए थे। जैसे मक्का भारत का नहीं है, वो स्पेन और अफ्रीका का है, तो वो इंडिया के अंदर स्पेन अफ्रीका से लाया गया। बहुत सारी वेजिटेबल जैसे टमाटो, पोटैटो, चिली, ये इंडिया की नहीं है, ये न्यू वर्ल्ड की है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के आसपास के हिस्से। फ्रूट जैसे पाइनएप्पल, पपाया, ये भी हमारे भारत का नहीं है, ये बाहर से लाया गया। और ये आपने ग्लोबलाइजेशन वाला 9th क्लास का जब हिस्ट्री पढ़ा होगा आपने उसको यहाँ देखा होगा अच्छी तरीके से। तो ऐसी सिचुएशन में मुगल लोग करते क्या होंगे? मुगल्स पूरी तरीके से
सिर्फ और सिर्फ टैक्स लेने के लिए सब कलेक्टर ऑफिसर जो होते थे उनको अपॉइंट करते होंगे, जिनको उनके उस टाइम पीरियड में अमीर गुजाल करके कुछ टाइटल होता था, या उनको उनकी भाषा में, मुगलों की भाषा में ये कहा जाता था। लेकिन असल में टैक्स कलेक्टर ऑफिसर तो मुगलों का एजेंट होता था, लेकिन असल में समाज देखें या गांव के स्तर को देखें तो उस समय पे विलेज कम्युनिटी किस प्रकार की थी, उसकी झलकियां हमने, जो हमारे पास सबूत मिलते हैं, हमें उसमें देखने को मिलता है। तो असल में एनसीईआरटी क्या बताती है? एनसीईआरटी ये बताती है कि एग्रीरियन रिलेशन मुगल सोसाइटी में कैसा था। तो सबसे पहले हमें जानना है कलेक्टिव विलेज कम्युनिटी कैसी होती थी। मतलब अगर गांव का पूरा अगर हम सिनेरियो देखें तो पूरे गांव के अंदर 3 टाइप की घटक जो है, एक जो पूरा सिस्टम है वो हमें देखने को मिलता है। नंबर 1 कल्टीवेटर्स होते हैं, जो स्पेशली काश्तकार होते हैं, खेतों पे काम करने वाले लोग होते हैं। ये लोग खुद कस्त भी हैं और फाई कस्त भी हैं। दूसरी पंचायत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, और तीसरा है विलेज का हेडमैन। ये पूरा का पूरा विलेज कम्युनिटी है। इनके 3 सबसे बड़े फैक्टर हैं। नंबर 1 कल्टीवेटर्स, नंबर 2 आपका पंचायत, नंबर 3 विलेज हेडमैन। और विलेज के हेडमैन को मुकद्दम या मंडल के नाम से पुकारा जाता है। तो मुकद्दम और मंडल जो है ना, वो पर्शियन लैंग्वेज के अंदर ये बोला गया। एनसीईआरटी के ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इन फ्यूचर आप एग्जाम की तैयारियां करते हैं तो वहाँ ये शब्द आपके लिए बड़े काम आएंगे। एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। कास्ट एंड रूरल मिल्यू, इट मीन्स दैट जाति और ग्रामीण के बीच में डिफरेंस क्या था। देखो, कास्ट का डिफरेंस शुरुआती समय से समाज में देखा गया है। समाज में भेदभाव शुरुआती समय से देखे गए हैं। इस हिसाब से ऐसा कहा जाता था कि पूरे के पूरे विलेज के अंदर कुछ डिस्पाइट ऑफ अबेंडेंस कल्टिवेटेड लैंड, सर्टेन कास्ट ग्रुप वर असाइंड मेनियल टास्क एंड दीज रिगार्डेड टू पॉवर्टी। देखो, पूरे के पूरे समाज के अंदर खुदकश किसान, फाइकस किसान तो थे, लेकिन समाज में कुछ ऐसी जमीन जो अबेंडेड पड़ी हुई है, खराब पड़ी हुई है, प्रचुर मात्रा के बावजूद उनका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ऐसी कुछ जातियां भी ऐसी होती थी जिनका इस्तेमाल खराब होना, गरीब होने की वजह से उनको स्पेशल काम के टास्क के लिए सौंप दिया जाता था। प्रेजेंट टाइम पे इन लोगों को दलित का नाम दिया गया था, बाद में फिर एससी कोटे में इनको डाल दिया गया। लेकिन उस समय पे ऐसे लोग फाइकस्त किसान ज़्यादा होते थे, जो बेचारे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करने के लिए बाहर जाते थे, और बेचारे ये लोग अपनी ज़मीनों पे तो रहते नहीं थे, इसलिए बाहर ही काम करने के लिए जाते थे। अब उसके बाद कुछ और भी कम्युनिटी है, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर हलाल खोर है, यानी कि मुगलों के टाइम पीरियड के अंदर कुछ कम्युनिटी ऐसी थी जिनका काम मीट मच्छी को काटने का था। अगर वो मीट मच्छी काटती थी तो ऐसी सिचुएशन में इन हलाल खोरों को गांव की सीमाओं से बाहर रखा जाता था, तो इनको भी छोटी कास्ट का समझा जाता, तो इनके साथ भी गांव के अंदर भेदभाव होता होगा। दूसरा सिमिलर मल्हाजाद वो होते थे जो नाव के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान पे लोगों को लेके जाते होंगे, उन्हें मल्हाजाद बोलते थे। तो ये भी छोटी कास्ट होती थी। अब ऐसे सिचुएशन में कुछ ऐसी कम्युनिटी 16 और 17 सेंचुरी में थी जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल मानी जाती थी, जैसे कि मेवाड़ के अंदर राजपूत लोग जो अपने को किसान तो कहते थे, लेकिन जाट के लेवल का अपने आप की जो क्या कहते हैं औहदा था वो बना के रखते थे। और ऑफकोर्स इनको लोअर कास्ट का समझा जाता था, जाट लोगों को भी, लेकिन इनका हायरार्किकल सिस्टम ऐसा बना कि अपने आप को जाति व्यवस्था में आगे लेके चले गए। इसके बारे में रिकॉर्ड्स हमें ऑफकोर्स जो हमने पहले पढ़ा था उसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। अब कुछ कास्ट ऐसी थी जो लो कास्ट थी, लेकिन अपने कर्म की वजह से, अपनी व्यवस्थाओं की वजह से उनको अपर कर दिया गया। जैसे एग्जाम्पल के लिए कुछ कास्ट है अहिर, गुज्जर्स और मालिश करके कुछ है, तो इनके पास ना बहुत बड़ी मात्रा के अंदर कैटल्स होती थी, हॉर्टिकल्चर करते थे ये लोग और रेयरिंग करते थे ये लोग। इसी वजह से ये लोग भरण पोषण के लिए, बागानी चीज़ों के लिए बहुत अच्छे होते चले गए। और ईस्टर्न रीजन के अंदर अगर हम देखें तो सदगोप्स है और उसका केवात्स करके इनका नाम है, केवात्स जाति यहाँ पे लिखा हुआ है, देहाती और सदगोप्स और केवात्स है ना, केवात्स इनका नाम है। तो उस समय पे ये भी काफ़ी बड़ी पोजीशन इन्होंने अपने आप को फिशिंग की वजह से बहुत अच्छा बना लिया। तो ये छोटी कास्ट बड़ी कास्ट बनी, लेकिन ऑफ कोर्स पंचायत और विलेज हेडमैन का रोल रहेगा, क्योंकि जाति व्यवस्था मुगलों के टाइम पीरियड में डिस्क्रिमिनेशन दिखा रही है और हर चीज़ के लिए पुलिस कोर्ट कचहरी नहीं होती थी और तुरंत ही इंसाफ नहीं मिलता था। तो ऐसे में विलेज पंचायत का, जाति पंचायत का, विलेज हेडमैन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है। तो इस हिसाब से हमें ये जानना जरूरी है, विलेज की पंचायत है, बूढ़े बुजुर्ग लोगों की पंचायत है, जिसमें सारी कास्ट के लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। और ये एक तरीके से आप कह सकते हो हेट्रोजेनस बॉडी है। कहने का मतलब इसमें हिंदी में क्या लिखा हुआ है, हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है इन लोगों ने विषम निकाय, एक ऐसा निकाय जो ऑफकोर्स पंचायत को रिप्रेजेंट करता है, अलग अलग कास्ट कम्युनिटी के लोगों को एक तरीके से बताता है कि देखो समाज में अगर हमें बराबरी बनाए रखनी है, सभी लोगों को सम्मान देना है,
तो ऑफ कोर्स हमें देने की ज़रूरत है। और ऐसी कंडीशन में ओलिगेसी बहुत चलती है। ओलिगेसी का मतलब होता है समाज का वो वर्ग जो बहुत पैसे वाला है और बुजुर्ग है और समाज में उनको एक्सपीरियंस है, इसीलिए पंचायत व्यवस्था उस समय पे बनी होगी। तो पंचायत व्यवस्था में पंचायत के हेड को मुकद्दम या मंडल कहा जाता था। हेडमैन अपने ऑफिस में जब तक ओहदे पे बना रहता था, जब तक वो गांव के बुजुर्ग लोगों का सम्मान बनाए रखता था। पंचायत पूरी तरीके से कोशिश करती थी कि फंड हर एक व्यक्ति देता रहे और जो भी गांव के छोटे मोटे काम होते हैं वो किए जा सके बड़ी बारीकी से, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद कुछ पंचायत के लोग ऐसे भी होते थे, जो पंचायत के विलेज के हेडमैन होते थे, वो पूरी तरीके से गांव के अकाउंटेंट को, पटवारी को कांटेक्ट करते रहते थे। वो पटवारी मुगलों का होता था, जैसे हम टैक्स एजेंट या कलेक्टर भी बोल सकते हैं, पटवारी नाम भी है। तो ये उनसे सेटिंग बना के रखता था। और ऐसे में अगर मान लो कि पटवारी बोलता है कि इस गांव से इतना टैक्स आया है और उसने विलेज के हेडमैन के साथ सेटिंग बना ली और उसने पैसे तो दे दिए पर गांव में काम नहीं कराया, और मतलब समझो एक तरीके की सेटिंग होगी कि उसने मुगलों से बोल दिया कि इस गांव से इतना फंड आया है, रियल में कितना फंड आया वो पटवारी और विलेज के हेडमैन को पता है। इस तरीके से इनके बीच में करप्शन भी हो जाता था। तो ये करप्शन एक तरीके से बता रखा है कि अगर कोई मंडल है, मतलब मंडल बोले तो कोई विलेज का हेडमैन है, तो किस तरीके से पटवारी के साथ मिलकर एक आरोप प्रत्यारोप का काम खेल सकता है, पैसे कमा सकता है। असल में पंचायत का काम क्या होता है? पंचायत का काम यही होता है गांव के अंदर कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉन्ड, कुछ गड्ढे खुदवाना, कुछ कैनल्स खुदवाना, ये सारे काम जो हैं कल्याणकारी काम वो पंचायत का हेड करेगा। जैसे हमने पढ़ा कि शाह नहर शाहजहां के द्वारा खुदवाई गई, तो ऐसा तो नहीं था कि खुद वो खड़ा होके अपनी लेबर को लेके पहुंच गया और चलो खोदना चालू करो, और बेचारा दिन रात वहीं बैठ के बस नहर खोदते हुए देख रहे हैं लोगों को, ऐसा नहीं था। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट तो विलेज के हेडमैन को ही दिया जाएगा, पटवारी के थ्रू पैसा आएगा और यहाँ पे सेटिंग चलेगी, जो प्रेजेंट टाइम पे भी होती है। पंचायत का काम ये भी है कि अपने पास इतना फंड रखे कि अगर कोई नेचुरल क्लाइमेटीज हो गई, मतलब कोई बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया, फेमाइन आ गया, ड्रॉट आ गया, तो उसके लिए भी पैसा बचा के रखे, ठीक है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, विलेज के हेडमैन का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? वो जातीय सीमाओं को बनाए रखता है। मतलब एक कास्ट का व्यक्ति दूसरे कास्ट में डोमिनेंस ना दिखाए, शादी ना कर ले, है ना, उसके लड़की को या औरतों को छेड़ ना दे। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम विलेज के हेडमैन का होता है, जो आज की डेट में हमारे सीबीआई का, एफबीआई का, है ना, सीआईडी का रोल होता है, वो उस टाइम पे था। लेकिन यहाँ पे आप कह सकते हो कि विलेज का हेडमैन इतना तगड़ा था ना, वो एक तरीके से पनिशमेंट भी दे सकता था अगर कोई बंदा एक जाति का दूसरी जाति के साथ कुछ गलत कर रहा है तो। इवन वो समाज से निकाल भी सकता था। ये बहुत बड़ी बात है, समाज से निकालना। वो व्यवस्था उस टाइम पे बताओ दी गई थी कि इनकी फैमिली मेंबर का अगर कोई बंदा हो और वो एक तरीके से गलत काम कर रहा है, हमने पुरानी फिल्मों में देखा हुआ, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, उसको निकालने की परमिशन में विलेज के हेडमैन की होती है कि आपको समाज से बहिष्कार कर दिया जाएगा। तो इस गांव का व्यक्ति ना तो आपकी कोई मदद करेगा और ना ही आप उनसे कोई मदद लोगे। इतना तक पनिशमेंट तक अधिकार एक विलेज के हेडमैन का होता है। अब मेन बात ये होती है कि इनके बीच में ना, विलेज पंचायत में जाति, सब कास्ट और जाति के बीच में ना बड़ा पंगा फंसता है। कोशिश यही होती है कि हर कोई कोशिश करता है कि अपनी जाति के लोगों को ज्यादा महत्व दे, है ना। ऐसा होता नहीं, एक जाति और दूसरी जाति का झगड़ा होता है तो विलेज का हेडमैन जिस जाति से, वो तो कोशिश करेगा कि उस बंदे को बचाऊं मैं। लेकिन यहाँ पे छोटी जाति पंचायत भी होती थी। जाति पंचायत का मतलब होता है जैसे कि पूरे गांव की एक पंचायत है, पूरे गांव की, जिसमें सारी जातियां हैं, लेकिन हर एक जाति की अपनी भी पंचायत होती थी। जैसे एग्जांपल के लिए अहीर की बात कर लेते हैं, यादव की बात कर लेते हैं, पाल की बात कर लेते हैं, राजपूत की बात कर लेते हैं। अगर किसी एक गांव के अंदर रहते हैं तो उनकी पूरी की एक पंचायत होगी, लेकिन इनके अपनी खुद की सब कास्ट की एक पंचायत होगी, जहाँ पे ये अपने खुद के लीगल डिस्प्यूट की बात करेंगे, जो मेन पंचायत में नहीं बात करी जा रही है। तो ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ क्या कहते हैं कंप्लेंट्स जाति पंचायत के अंदर दी गई है, जिसमें महिलाओं ने बताया किस तरीके से उनके हस्बैंड जो उन्हें परेशान करते हैं, दिक्कत में डालते हैं, वगैरह वगैरह चीज़ें ये हमने देखने की कोशिश करी थी। जो पूरे समाज में, सोसाइटी में 3 लोगों का एक अहम रोल होता था, कल्टिवेटर्स, विलेज हेडमैन और विलेज पंचायत। पंचायत में हमने देखा था कि एक गांव के अंदर डिफरेंट कम्युनिटी के लोग रहते हैं, एक साथ मिलकर फैसला करते हैं, और ऐसी सिचुएशन में विलेज का हेडमैन के पास बहुत प्रकार की पावर्स होती है, समाज से बाहर निकालने से लेकर पूरे समाज में और गांव में किस तरीके से वो काम करवा सकता है, वगैरह वगैरह। लेकिन उसी के जस्ट थोड़ा सा एक पार्ट और आगे बढ़ता है, वो है विलेज के अंदर जाति पंचायत का होना। किसी एक गांव के अंदर अगर अलग अलग जातियां एक साथ रहती हैं तो हो सकता है कि गांव का विलेज पंचायत का जो हेड है, जिसे मुकद्दम कहा गया है, वो अपने कास्ट के लोगों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील यानी कि सिंपैथी भरा रहे। ऐसी सिचुएशन में
हर एक जाति की अपनी एक जाति पंचायत होती है। इसमें बेसिकली ये कोशिश करी जाती है कि अपनी जाति के लोगों के बारे में ज़्यादा अच्छे तरीके से सोचना। तो राजस्थान के अंदर ऐसी बहुत सारी जाति पंचायत है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है, बंगाल में है और हरियाणा पंजाब साइड में तो कॉमन इसे देखने को मिलता ही मिलता है। अभी जाति पंचायत में होता क्या है दोस्तों, जाति पंचायत में ज़्यादातर राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के इलाके में दिखा रखा है एनसीईआरटी में कि यहाँ पे जाति पंचायत बहुत ज़्यादा है। असल में वो करती क्या है दोस्तों, असल में वो करती है सिविल डिस्प्यूट को सॉल्व। जो भी उनके कास्ट मेंबरों के साथ, जैसे मान लीजिए कि एक कोई अहिर जाति का है और दूसरा क्या कहते हैं दूसरी कास्ट का है, और ऐसे सिचुएशन में इन जातियों के बीच में क्लैश हो जाता है, तो उस सिविल डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए ये जाति पंचायत जो है काम करती है। एग्जाम्पल के लिए एक जाति का दूसरी जाति की लड़की के साथ शादी कर लेना, ये गांव के जैसे प्लेसेस पे एक अहम भूमिका निभाता है उस टाइम पीरियड में। तो ऐसे केसेस को हैंडल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था। अगर वेस्टर्न इंडिया की बात करें तो वेस्टर्न इंडिया के पार्ट में बहुत सारे लोअर कास्ट को ऐसी पिटीशंस फाइल करते हुए जाति पंचायत में दिखाया गया है कि उनसे पूरी तरीके से टैक्सेशन सिस्टम में ज़्यादा पैसे मांगे गए हैं और छोटी कास्ट के लोगों को काम करने के बावजूद उनको पैसे नहीं दिए गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं, इसीलिए जाति पंचायत जो है पूरी तरीके से काम आती है। ठीक है। और गांव के अंदर जो विलेज के आर्टिसंस होते हैं, यानी कि कल्टीवेटर से छोटे लेवल पे भी लोग होते हैं। कल्टीवेटर तो वो होते हैं जो भाई काम कर रहे हैं खेतों का या किसी की खेतों में जाके काम कर रहे हैं, बट कुछ आर्टिसंस ऐसे होते हैं जो पूरी तरीके से खेती करते ही नहीं है, वो छोटे मोटे लेवल पे काम करते हैं, उसे विलेज आर्टिसंस कहा जाता है। अब विलेज आर्टिसंस मैं कह सकता हूँ रिलेशन ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द डिफरेंट प्रोडक्ट, जैसे कि मतलब इसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, मराठी डॉक्यूमेंट से, विलेज के सर्वे से और ब्रिटिश के डॉक्यूमेंट से, कि 25% से भी ज़्यादा गांव के अंदर आर्टिसंस लोग रहा करते थे। अभी आर्टिसंस कौन होते थे, ये पीजन के कंपैरिजन में थोड़े से अलग हैं। आर्टिसंस होते हैं विलेज में मटका बनाने वाले, लोहे का काम करने वाले, लकड़ का काम करने वाले, सोने का काम करने वाले, ऐसे जितने भी लोग हैं उन्हें विलेज आर्टिसंस कहा जाता है। होता क्या है दोस्तों, इन रिटर्न द विलेज पीपल गिव देम अ शेयर ऑफ द हार्वेस्ट ऑफ एन अलॉटमेंट ऑफ अ लैंड, परहैप्स कल्टीवेटर वेस्ट व्हिच वाज लाइकली टू बी डिसाइडेड बाय द पंचायत। अब देखो गांव के अंदर इन लोगों के पास जमीनें नहीं है, पर गांव के लोगों के लिए कोई सोने का काम कर रहा है, कोई मटके बनाने का काम कर रहा है। ऐसे में गांव के लोगों का जब ये लोग काम कर रहे होते हैं तो गांव के सारे लोग अपनी फसल का कुछ हिस्सा इनको शेयर कर देते हैं, और ये विलेज की पंचायत के द्वारा अलॉटेड होती है कि आपको इतने परसेंटेज इस व्यक्ति को, इस कुम्हार को या इस लोहार को या सुनार को आपको देना पड़ेगा, ताकि ये सभी गांव के लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में काम कर सके। तो शुरुआती समय में ऐसा ही होता था। महाराष्ट्र के अंदर ऐसी ज़मीन को जो आर्टिसंस को दी जाती थी उसे मिरास और वतन के नाम से पुकारा जाता था, और ये किसानों के द्वारा या गांव के हेड के द्वारा इन आर्टिसंस पीपल को दिया जाता था एज अ काम के रूप में। ठीक है, ये जानना जरूरी था आपको। और दूसरी बात, अगर ज़मींदार की बात करें बंगाल के अंदर, तो ज़मींदार ये लोग ऐसे ही बने, जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि दे वर्क बाय पेइंग देम अ स्मॉल डेली अलाउंस एंड डाइट मनी, दिस लेटर कम टू नोन एज डिस्क्राइब जामजानी सिस्टम। ये जजमानी सिस्टम पेपर के अंदर बहुत आया है, बहुत बार आया है, इसके ऊपर इसलिए मैंने इसे रेड लाइन से कवर किया हुआ है। जजमानी सिस्टम क्या होता है दोस्तों, जजमानी सिस्टम एक तरीके का वो सिस्टम है जिसमें पूरी तरीके से बताने की कोशिश करी गई है कि गांव का विलेज आर्टिसन अगर काम करता है तो उसको फसल के बदले में अब थोड़ा बहुत पैसा भी दिया जाना चाहिए ताकि वो अपनी दूसरी और चीज़ों को पूरा कर सके। तो इसको इन लोगों ने जजमानी सिस्टम के नाम से पुकारा है। अब बात करते हैं गांव के अंदर एक छोटा सा रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या है, देखो एक रिलेशन बिल्डअप होता है, जब आपको मैं ही थोड़ा समझा देता हूँ। सबसे ऊपर अगर आप देखें, सबसे ऊपर तो यहाँ पे सबसे ऊपर तो राजा ही है जो टैक्स लेगा, उससे नीचे लेवल पे आपको ज़मींदार देखने को मिलेंगे, एंड देन उसके नीचे आपको किसान या रैयत या जो भी है ये देखने को मिलेगा। अब लिटिल रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि छोटे रूप में गणराज्य, ज़मींदार को पैसा उठा के अपने राजा को देना होता है और ज़मींदार ही किसानों से पैसा वसूल करता है एज अ टैक्स के रूप में। अब ऐसे में बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं जो टैक्स नहीं दे पाते, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए या क्या किया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में किसानों से अगर जब टैक्स वसूला जाता है तो बहुत सारे लठियार्स लोगों को, अब देख सकते हो पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा, इन लोगों को हायर करा जाता है और इन लोगों को वो अथॉरिटी दी जाती है कि ऐसे लोगों से, किसानों से टैक्स वसूला जाए, और फिर जमींदारों के पास वो पैसा आएगा और वो पैसा डायरेक्टली राजा यानी कि वहाँ के जो भी हेड होंगे मुगलों के टाइम पीरियड पे, ये उनको दे दिया जाएगा। तो इससे एक एग्जाम्पल ये समझ में आता है कि छोटे से गांव के अंदर एक जमींदार की अपनी खुद की वैल्यू जरूर होती थी और इसी तरीके से वो पूरे विलेज के ऊपर कंट्रोल किया करता था।
अ ग्रुप ऑफ पावरफुल इंडिविजुअल डिसाइडेड द अफेयर ऑफ द विलेज। अब क्योंकि जमींदार किसानों से पैसा ले रहा है, जो पैसा नहीं दे सकता तो उसकी लाइफ में इंटरफेयर करेगा वो, और डिसीजन मेकिंग का पावर भी उसके पास हो सकता है। इसीलिए आप कह सकते हैं वो वीकर सेक्शन को एक्सप्लॉइट करता है और उनके हुए डिस्प्यूट को सॉल्व करने की, राजा तक तो बात पहुंचने नहीं देता, अपने तक ही सॉल्व करवा लेता है। क्योंकि भाई मैंने आपको अगेन कहा, जिसके पास पैसा होता है वो सेक्शन बहुत ज़्यादा अमीर माना जाता है। अब ऐसे में पूरे के पूरे समाज के अंदर एक नया सिस्टम चालू होता है, उसको बोलते हैं कैश का सिस्टम। मुगल एम्पायर के अंदर रेवेन्यू सिस्टम कलेक्शन के रूप में, कैश के रूप में होने लग गया था। और कैश के रूप में अगर आप देखो, आर्टिसंस प्रोड्यूसिंग फॉर द एक्सपोर्ट मार्केट रिसीव देयर एडवांस और द वेजेस इन द कैश। अब कैश का सिस्टम कैसा होता था अगर आप देखो तो 17वीं सेंचुरी में फ्रांस का एक यात्री आया, जैसे पता नहीं इसका नाम ही अजीब से, आप खुद पढ़ लीजिएगा। को यह बात उल्लेखने लगी कि भारत वह गांव है इसमें जो गांव बहुत ही छोटा कहा जाएगा, जिसमें एक मुद्रा की फेर बदल करने के लिए, जिसे साफा कहा जाता है, ना हो। एक बैंक की तरह साफा हवाला भुगतान करता है, अपनी मर्जी के मुताबिक पैसे के मुकाबले रुपए की कीमत बढ़ा देता है और कौड़ियों के मुकाबले पैसों की। अब दोस्तों ये एक सिस्टम है कि बैंकिंग सिस्टम मुगलों के टाइम पीरियड में कौड़ियों के रूप में होने लग गया। कौड़ी एक तरीके का जैसे आज की डेट में रुपया माना जाता है करेंसी के रूप में, तो उस समय पे कौड़ियाँ मानी जाती थी और कौड़ियाँ उस टाइम पे एज अ मोड ऑफ एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल होता था मुगलों के टाइम पीरियड पे। हमारा इस लेक्चर सीरीज के अंदर आप पढ़ने जा रहे हैं रोल ऑफ द वुमेन इन द एग्रेरियन सोसाइटी अंडर द मुगल रूल। वैसे तो हम पूरी तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मुगलों के टाइम पीरियड में ज़मींदार, कल्टीवेटर्स और स्टेट का रिलेशंस कैसा होता था, वो हम मुगलों के कुछ टेक्स्ट के थ्रू, हिस्टोरियंस के कुछ टेक्स्ट के थ्रू, और उसके बाद विलेज के आर्टिसंस के द्वारा सर्वे लिए गए उनके थ्रू, और साथ में जो ब्रिटिशर्स के कुछ रिकॉर्ड्स थे उनके थ्रू हम समझने की कोशिश कर रहे हैं उस समय सिचुएशन क्या थी। नाउ अब हम बात करने जा रहे हैं वुमेन्स के बारे में। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि वुमेन्स का रोल वैसे भी महिलाओं का रोल वुमेन के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करना है। तो खेतों के अंदर बहुत सारे काम हो सकते हैं, जैसे कि आप कह सकते हो कि फसल की बुवाई करना, बहुत सारे अनवांटेड प्लांटों को निकालना और साथ में विनोइंग करना या हार्वेस्टिंग करना, ये सारे काम वुमेन्स के गांव के अंदर हुआ करते थे। इवन वुमेन्स का काम ये नहीं था, इसके साथ साथ वुमेन्स का काम और भी था, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, स्पिनिंग ऑफ यार्न, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और मिट्टी के बर्तन बना के ऑफकोर्स नौकाएं चलाने का काम भी कहीं कहीं देखा गया। तो कई पहलुओं में देखा जाए तो फीमेल लेबर उस टाइम पे बहुत बड़े लेवल पे होता था। तो यानी कि अगर हम बात करें वुमेन कंसिडर्ड द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ द एग्रेरियन सोसाइटी, क्योंकि वो एज अ किसान का रोल भी कर रही है, वो आर्टिसन टास्क भी कर रही है, वो बच्चे भी पैदा कर रही है, तो इसीलिए उस समय समाज में वुमेन्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट योगदान लिया जाता था। एक एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो बहुत सारे जगहों पे ऐसा कस्टम बनाया गया था कि जहाँ पे वुमेन का शॉर्टेज होगा तो विवाह के लिए दुल्हन का परिवार उस दुल्हन से दहेज ना लेते हुए बल्कि उस दुल्हन को दहेज देगा। हरियाणा साइड में आज भी ऐसा होता है कि जहाँ पे वुमेन्स की शॉर्टेज है वहाँ पे ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। तो ये चीज़ हमने देखा कि ऑफकोर्स ऐसा होता है, ऐसा होता भी आया है। दैट इज़ वाई हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि दुल्हन जो है वो जहाँ शॉर्टेज हो रही है तो ऑफकोर्स उनको पैसा देकर भी शादी की जाती थी। कारण बस ये था कि उस समय मुगलों के टाइम पीरियड के अंदर बहुत सारे काम वुमेन्स के भी होते थे। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो वुमेन्स के राइट्स भी हो सकते हैं। जैसे ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पीरियड पे अगर वुमेन इतनी इंपॉर्टेंट थी तो रीमैरिज सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट था। उस समय डिवोर्स का और रीमैरिज सिस्टम वुमेन्स के लिए बड़ा आसान माना जाता था। इवन हमने वेस्टर्न इंडिया के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में पढ़ा और हमने ये पढ़ा कि बहुत सारी वुमेन्स ने अपने जाति पंचायत में ये पिटिशंस भी फाइल करी कितनी बार कि उनके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है, उनको जस्टिस चाहिए, उनके पति के द्वारा उनको मारा जा रहा है ना, जानबूझ के पैसे देने के बाद शादी करने के बाद भी उनका एक्सप्लोटेशन हो रहा है। तो ऐसे केसेस बहुत देखने को मिले। इसीलिए अगर हम देखें तो उनको राइट था। जैसे कि अगर पंजाब के अंदर देखें तो ऑफकोर्स उनको पूरी तरीके से अगर मान लीजिए कोई भी विडो है तो उसको कहीं ना कहीं उस समय पे आप कह सकते हैं बाज़ार में भूमि जो है उसको मिलती थी और ऑफकोर्स उस संपत्ति को खरीद या बेच सकती थी। हिंदू और मुस्लिम के अंदर भी सेम ऐसे ही होता था। बड़े बड़े ज़मींदार की जो औरतें होती थी शादी के बाद अगर उनका डिवोर्स भी हो जाता है तो ज़मीन का हिस्सा उनको भी मिलेगा और वो उस ज़मीन को खरीद या बेच भी सकती हैं। ऐसा हमें देखने को यहाँ पे मिलता है पंजाब में और इसमें।
अब मुगलों के टाइम पीरियड पे ये तो समझ में आता था कि टैक्स जंगलों से नहीं मिलता था। जंगलों से ना मिलने का कारण क्या था कि प्लेन सरफेस था, तो ऑफ कोर्स वहाँ से उस ज़मीन को मेजर करना बहुत आसान था। उस ज़मीन में कैसी कैसी चीज़ें उगाई जा रही है, उसमें कितना टैक्स लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें बड़ी आसानी से निकाली जा सकती थी। लेकिन जंगलों के अंदर जो लोग रहते थे वो समझ में नहीं आता था कि वो घुसपैठियाँ बोले जाते थे, इंट्रोड्यूसर बोले जाते थे, और वो जंगलों के अंदर घुसने के बाद कहाँ चले जाते थे किसी को नहीं पता चलता था। इसीलिए जो मुगल काल के अंदर वनवासियों का जीवन है, जो जंगलों में रहने वाले लोगों का जीवन है, वो कैसा है ये भी बताया गया। एग्जाम्पल के लिए बताया गया कि उस टाइम पीरियड में 40% लैंड एग्रीकल्चर के अलावा जंगलों से बसा हुआ था। उन लोगों को जो जंगलों में रहते थे उन्हें जंगली कहा जाता था। और ऑफ कोर्स ये उस टाइम पीरियड पे गैदरिंग ऑफ द फॉरेस्ट, द टर्म डिस्क्राइब दोज हु लिवलीहुड केम फ्रॉम द गैदरिंग ऑफ द फॉरेस्ट, प्रोड्यूस, हंटिंग एंड शिफ्टिंग कल्टिवेशन। अब देखो, आपको याद होगा कि उस टाइम पीरियड पे जब मुगलों का दौर चल रहा था तो उस समय पे जो जंगलों के अंदर रहा करते होंगे तो उनका जीवन यापन या तो शिकार करके हो सकता है, या तो गैदरिंग करके हो सकता है, और या तो आप कह सकते हैं कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन करके हो सकता है। और ये सारी चीज़ें अंग्रेज़ों के टाइम पे आके बैन कर दी गई थी, क्योंकि बाबर जो था वो अपने बुक में मेंशन करता है कि हम लोग इनसे टैक्स नहीं ले पाते, बल्कि इनसे सामान लेने के लिए हमें इन्हें पेशकश देनी पड़ती है। लेकिन अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे टेक्नोलॉजी को समझा और आगे बढ़े, और उन्होंने उन जंगलों से भी उन लोगों को निकाल दिया। बहुत तगड़े तरीके से अंग्रेज़ों ने काम किया था। एक एग्जाम्पल मान लेते हैं अंग्रेज़ों के टाइम पीरियड पे भी और मुगलों के टाइम पीरियड पे भी। जो जंगलों के अंदर रहते थे उनसे टैक्स वसूलना बड़ा मुश्किल होता था। एग्जाम्पल के लिए भील जाति का एग्जाम्पल ले लेते हैं। उदाहरण के लिए भील वसंत के मौसम में गर्मी में मछली, मानसून की फसल खेती और शरद ऋतु में जानवरों का शिकार करते थे। इस क्रमिक प्रक्रिया में गतिशीलता को बनाए रखना जो वनवासी जाति की विशेष विशेषता है। भील जाति भी सेम ऐसी थी, राजस्थान के आसपास में सिचुएटेड है। उस टाइम पीरियड पे अकबर भी इनसे डर गया था, बहुत बड़ी बात है, और उस टाइम पीरियड पे सोचता था कि इनसे टैक्स ले लूँगा, नहीं हो पाया, क्योंकि ये लोग जंगलों के अंदर रहते हैं, जंगलों की बेसिक बातों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। इनका मेन काम क्या था? इनका मेन काम था सर्दी और गर्मियों के अंदर अपने सिचुएशन के हिसाब से फसलों को उगाना, या हंटिंग करना, या शिफ्टिंग कल्टिवेशन करना। फिर यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं बाबर अपनी बुक में कि वनवासी हैं क्या। असल में वनवासी एक क्या कहते हैं, विध्वंसकारी स्थान माना जाता है। उनके हिसाब से इसे सबवर्सिव और ट्रबल मेकर्स बोला जाता है, जो टैक्स नहीं देते हैं और रिफ्यूजी की तरह जंगलों के अंदर घुस जाते हैं। और ये बाबर कहते हैं कि ये बिहाइंड विच द पीपल ऑफ द परगना बिकम द स्टबर्नली रिबेलियस टू द पे नो टैक्स। उसने बताया कि जो जंगलों के अंदर रहते हैं वो जंगलों के अंदर इसलिए चले जाते हैं क्योंकि वो टैक्स देना नहीं चाहते हैं, और इनको जब ज़रूरत पड़ती है तो जंगलों से बाहर निकल के जो प्लेन सरफेस पे रहने वाले लोग होते हैं उनकी ज़मीनों पर अटैक करते हैं, और अटैक करने के बाद वो फिर दोबारा जंगलों के अंदर चले जाते हैं। ऐसे में बाबर यही कोशिश करता था, अकबर ये कोशिश करता था, हुमायूं ये कोशिश करता था कि जो प्लेन सरफेस में उन लोगों को टैक्स दे रहे हैं उनकी भी प्रोटेक्शन की जा सके। नहीं तो अगर उनकी चीज़ों को छीन लिया जाएगा, अटैक कर लिया जाएगा, तो उनकी तो फसलें ख़राब हो गई। तो ऐसे में उनकी फसलें अगर ख़राब हो गई तो फिर वो टैक्स कहाँ से देंगे। तो ऐसे में क्या होता था दोस्तों, ऐसे में ये होता था कि मुग़ल लोगों को जब हाथियों की बड़ी मात्रा में ज़रूरत होती थी, जो बेसिकली जंगलों के अंदर रहते थे, तो वो ट्राइबल्स पीपल से कांटेक्ट करते थे और उनको एक तरीके से पेशकश दिया करते थे। पेशकश एक तरीके का गिफ्ट होता है, जिस पेशकश से वो लोगों को फ़ायदा होता था और बदले में वो लोग हाथी दे दिया करते थे। इवन अपने बहुत सारी पेंटिंग्स में मुग़लों ने हंटिंग करते हुए जानवरों को दिखाया है, लेकिन खुद इन्होंने बताया कि हंटिंग करना इनके लिए अच्छा सिंबल नहीं माना जाता है। ये चाहते हैं कि पूरी तरीके से नेचर में हर चीज़ को इंश्योर किया जा सके, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। हंटिंग करना उनके लिए गलत था। अब एक्सचेंज का सिस्टम हमने पहले ही देख लिया था कि उस समय कौड़ियों का सिस्टम आ चुका था। कौड़ियों के सिस्टम से पहले बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा। लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो लोग जंगलों के अंदर रहते थे वो बहुत सारे रिच रिसोर्स के मालिक होते थे। एग्जाम्पल के लिए उनके पास हनी होता था, बी वैक्स होता था, गम होता था, लाख, एलिफेंट, है ना, बहुत सारी चीज़ें जंगलों के अंदर मिल जाती थी, जिसको बेचकर वो आउट ऑफ द कंट्री, ओवर द सी, ओवर द लैंड बेचकर बहुत सारे ट्रैवल ग्रुप अमीर भी हो गए थे। और बहुत सारे ट्रैवल ग्रुप जब अमीर हो गए थे तो इनमें से ट्रैवल ग्रुप बहुत सारे ज़मींदार भी बन गए थे, तो जो अपने आप में बहुत सारी बड़ी बात है। इस तरीके से ज़मींदार का रोल रूरल सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ज़मींदार वर लैंडेड प्रॉपर्टीज़ एंड ऑल्सो एंजॉय सर्टन सोशल एंड इकोनॉमिक प्रिविलेजेस। ऐसा है, ये वही ज़मींदार हैं जिन्होंने ज़मीनें, मतलब ये चीज़ें बेचने के बाद
नॉर्मल लाइफ ये लोग गुजर बसर करने लगे तो उनके पास अपनी खुद की मिल्कियत हो गई। मिल्कियत मतलब उनकी खुद की निजी संपत्ति हो गई। इन निजी संपत्ति पे खुद खेती करवा सकते हैं जो पेड लेबर होते थे, और ये लोग अपनी खुद की ज़मीनें दान भी दिया करते थे, ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेचारे जंगलों से निकल के ज़मींदार बन गए और अच्छे खासे प्रॉफिट में पैसा कमा रहे हैं। ज़मींदार रूरल सोसाइटी में क्या कर रहे हैं, पूरी तरीके से ये अपनी लेविश लाइफ जीना चालू कर देते हैं। इनका मिलिट्री पे कंट्रोल बहुत अच्छा होता है। इनके साथ साथ इनके पास पूरी तरीके से एक आर्मी होती है, इन्फेंट्री होती है, आर्टिलरी ऑफिसर्स इनके पास होते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बहुत बड़े पावरफुल ग्रुप बन जाते हैं। कुछ ऐसे पावरफुल ग्रुप भी हैं, अबुल फजल डिस्क्राइब करते हैं अपनी बुक में कि ज़मींदार वर फ्रॉम एन अपर ब्राह्मण और राजपूत। इट इज़ ऑल्सो रिफ्लेक्ट द फेयरली लार्ज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ज़मींदार फ्रॉम द सो कॉल्ड इंटरमीडिएट कास्ट। ब्राह्मण या राजपूत या सामाजिक रूप से मध्यवर्ती जातियों से ज़मींदार के काफ़ी बड़े प्रतिनिधित्व को दर्शाती है। मतलब नॉर्मली बताने की कोशिश करती है अबुल फजल की आईन अकबरी, जो ये बताती है कि बहुत सारे ज़मींदार जो थे, जो राजपूत और दूसरी अदर कास्ट के, अपर कास्ट के लोग थे, वो इंटरमीडिएट कास्ट से भी डरने लग गए थे एक तरीके से, क्योंकि वो इतने ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे थे, है ना। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। इन द एडिशन अगर हम ज़मींदार को देखें तो ज़मींदार अपनी मिल्कियत को बेचते थे, ऐसा हमें एविडेंस बहुत बड़ी मात्रा में मिला है। वो अपनी ज़मींदारी यानी कि अपनी ज़मीनों पे जो सामान उगता था उनको उगाने के बाद बाजार में बेचने के लिए आते थे। Although there can be little doubt that the zamindar were exploitative classes and their relation with the peasantry and reciprocal and one of the paternalism। मतलब हालांकि इस बात पर बहुत कम संदेशा हो सकता है कि जमींदार एक शेष वर्ग है, किसान के साथ उनके संबंध पारस्परिक और पितृसत्तात्मक थे। मतलब कहने का मतलब ये था कि जमींदार के अंडर में जो किसान काम करते थे, क्या उनका रिलेशन उनके साथ अच्छा था या नहीं, ये आपने चैप्टर में पढ़ने के बाद ही समझ लिया। लेकिन पारिवारिक संबंध उनके कैसे थे, वंशानुगत संबंध उनके कैसे थे, ये भी हमें जानना जरूरी था। देखो आप सभी लोगों को पता है कि जब भी कोई भी स्टेट या कोई भी राजा, जैसे आज का देश का प्रधानमंत्री मोदी जी, आने वाला कोई और भी होगा, तो ऐसी सिचुएशन में अगर उसे देश चलाना है तो देश चलाने के लिए विदाउट टैक्स आप कुछ नहीं कर सकते हो। ऐसे मुगलों के टाइम पीरियड पे लैंड रेवेन्यू सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था, क्योंकि बिना किसी रेवेन्यू के जो भी पैसा ज़मीन से एक्वायर होकर मिलता है राजाओं को, तो सबसे पहले तो यही एक्सेस करना पड़ता है कि कितनी ज़मीनें इनके पास है। तो रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड वॉज द इकोनॉमिक मेन स्टे ऑफ द मुगल एम्पायर, यानी कि मुगलों को जो भूमि से कर प्राप्त होता है उनकी आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार वही है। इट वॉज देयरफॉर विटल फॉर द स्टेट टू क्रिएट एन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम टू इंश्योर द कंट्रोल ओवर द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फिक्स द कलेक्टिव रेवेन्यू फॉर एक्सेस द एम्पायर। सिंपल सा मतलब ये है कि भाई उस टाइम पीरियड के अंदर जब भी लैंड रेवेन्यू सिस्टम बनाया जाएगा तो कितना परसेंट ज़मीन है उस पर कितना हमें एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाना पड़ेगा, कितना टैक्स लेना है, किन किन ऑफिसर्स को अपॉइंट करना है, ये पूरा लैंड रेवेन्यू सिस्टम के अंदर आता है। तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम के लिए दो स्टेजेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो थी असेसमेंट एंड एक्चुअल कलेक्शन। असेसमेंट को इनकी पर्शियन लैंग्वेज के अंदर यानी कि मुगलों की भाषा में, उर्दू में जामा कहा जाता था। जामा का मतलब ये होता है सिंपल शब्दों के अंदर कि एक ज़मीन तय करी जाएगी और एक असेसमेंट लगा लिया जाएगा कि इस ज़मीन से इतना टैक्स लिया जा सकता है। मान लीजिए इतनी बड़ी ज़मीन है, इस पूरी ज़मीन से इतना टैक्स लिया जाएगा एंड दिस इज कॉल्ड असेसमेंट। असेसमेंट को हम जामा बोलते हैं। फिर एक्चुअल कलेक्शन को हम बोलते हैं हासिल। हासिल का मतलब होता है एक ऐसा अमाउंट जो ऑफकोर्स उनको मिलेगा। इन्होंने लगा लिया कि टैक्स के रूप में हमें इस ज़मीन से 100 रुपये मिलना चाहिए था उनके हिसाब से, लेकिन हासिल के रूप में उनको इस ज़मीन से 70 रुपये ही मिल रहे हैं। तो इससे इन्हें ये अंदाज़ा लग जाता था कि एक्चुअल अमाउंट मिल क्या रहा है, एक्चुअल कलेक्शन मिल क्या रही है, जिससे मुगलों को ये अंदाज़ा हो जाता था कि उनका लैंड रेवेन्यू सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है। अब इस चीज़ के लिए उन्होंने क्या करा, इस चीज़ के लिए अकबर के टाइम पीरियड पे अमीर गुजार करके एक बंदा था जो पूरी तरीके से हर राज्य के अंदर होता था और वो रेवेन्यू जो है पूरी तरीके से इकट्ठा करने का काम करता था। अभी जमींदारों के पास जाता होगा, पटवारी के पास जाता होगा, एक तरीके का कलेक्शन एजेंट है। अमीन ए मुजालिम था जिसकी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि प्रांत में राज्य कानून नियम कानून का पालन हो रहा है कि नहीं, राज्य नियम कानून का पालन हो रहा है कि नहीं, ये भी इसका काम होता था। मतलब मेन बात ये है कि जब रेवेन्यू किसी ज़मीन की फिक्स की जाती है तो ज़मींदारों को या गांव के लोगों को ये तय करने का अधिकार दिया जाता था कि इस ज़मीन के हिस्से से कितना रेवेन्यू मिलना चाहिए या कितना रेवेन्यू एज अ टैक्स के रूप में वो लोग राजा को दे सकते हैं। तो अगर कोई मैक्सिमाइज क्लेम कर रहा है कि इतना ही ठीक है या इतना कम है, जैसे होता है ना पुराने ज़माने में किसी ज़मीन का पट्टा खरीदा जाता था और इस पट्टे को बेचा जाता था कि भाई ये फलाना ज़मीन फलाना बंदे को 30 साल के लिए इस दर पर मिल रही है,
या दूसरा अगर बोली लगाना चाहता है तो दूसरा बोली लगा सकता है। तो ऐसा सिस्टम उस समय में भी होता था कि जमीन का पट्टा जमींदारों को दिया जाता था और कहा जाता था कि इतना रेवेन्यू हमें, राजा को इतना चाहिए कि आप दे सकते हो या नहीं। तो उसमें ऑफ कोर्स थोड़ी बोली ऊपर नीचे हो जाती थी। उसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग कि कल्टीवेटर्स की बात करी जाए या कल्टीवेटर्स लैंड की बात करी जाए, सब लोगों को हर एक प्रोविंसेस में मेजर करा जाता था। इसका मतलब क्या है? कल्टीवेटेड, कल्टीवेटेड का मतलब होता है ऐसे लोग जो उस समय खेत जोतने वाले लोग हैं। कल्टीवेबल लैंड मतलब ऐसी जमीन जो खेती योग्य जमीन है। इससे क्या होता था कि एक अधिकारी को ना औरंगजेब के टाइम पीरियड पे ये बोला गया था कि एक रिकॉर्ड मेंटेन करो। इस रिकॉर्ड में आपको ये पता चलेगा कि कितनी ज़मीनें हमारे पास बची हुई है और कितनी ज़मीनें और बढ़ाई जा सकती है, कितने लेबर हमारे पास है जिनके पास ज़मीनें नहीं है तो किसी की दूसरी ज़मीनों पे काम कर रहे हैं, तो वो कितने लोग हैं। इससे ये तय होगा कि उनकी रेवेन्यू के अंदर और कितना इजाफा या और कितना मुनाफा होगा इन फ्यूचर, ये तय करने का काम इन लोगों का होता था। और ऐसे सिचुएशन में काम आती थी मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था के बारे में आप क्लास 9th के अंदर ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन बस मैं शॉर्ट टर्म में बस आपको ये बोल देता हूँ। मान लीजिए कि गुजरात एक प्लेस है, इस पूरे गुजरात का एक गवर्नर जो था, आज की डेट में मैं उसे गवर्नर बोल सकता हूँ, पहले मनसब हुआ करते थे। मनसब ये होता था कि पूरे इस गवर्नर के पास 500 हाथी हैं, इस गवर्नर के पास 5000 घोड़े हैं, इस गवर्नर के पास 5000 क्या कहते हैं सिपाही पैदल सैनिक है। तो इस सिचुएशन में राजा इसको टैक्स के रूप में पैसा देता था और वो इधर की रेवेन्यू को मेंटेन करने का काम करता था गवर्नर। और ऐसे सिचुएशन में इसको मनसबदारी सिस्टम इनके टाइम पीरियड में बोला गया था। मनसबदारी सिस्टम और जागीरदारी सिस्टम दोनों में अंतर होता है, तो वो हम डिटेल में कभी और पढ़ेंगे क्योंकि इस चैप्टर में वो चीज़ नहीं है। बात करते हैं कि उस टाइम पे हमें पता है कि व्यापार बहुत बड़ी मात्रा में होता था, तो सिल्वर कॉइन की शुरुआत उस समय में मुगलों के अंदर हुई थी। अगर हम चाइना की बात करें, सफावियों की बात करें, टर्की की बात करें, द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अगर हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखें मुगलों के टाइम पीरियड में, तो ऑफ कोर्स हमें पता है कि बाबर से लेके लास्ट औरंगजेब तक सभी लोगों ने पॉलिटिकली काफ़ी अच्छी तरीके से अपना नेटवर्क दूसरी कंट्रियों के अंदर फैलाया। फैलाने की वजह से क्या हुआ, बाहर की कंट्री से हमारी कंट्री के अंदर चांदी बहुत बड़ी मात्रा में आनी चालू कर दी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपको पता है कि भारत को शुरुआती समय में अमेरिका ने इन प्लेसेस को ढूंढ लिया था, बाद में हम इसे ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। अब ये वाला चीज़, भारत में खरीदे गए माल का भुगतान करने के लिए भारत में भारी मात्रा में चांदी जो था बहुत बड़ी मात्रा में व्यापार के रूप में आने लग गया। और ये भारत के लिए अच्छा है क्योंकि उस समय पे चांदी भारत के अंदर वो मेटल जो था नहीं मिलता था, जो अपने आप में ही बहुत अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये आइडिया दिया गया किसके द्वारा, जियोनिया के द्वारा ये आइडिया दिया गया ये किस तरीके से ट्रांजैक्शन के रूप में 17वीं सेंचुरी के अंदर भारत में बहुत बड़ी मात्रा में चांदी के सिक्कों में व्यापार होता था। और ये भारत के बिजनेस के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि भारत में वो सारी चीज़ें मिलती थी जो ऑफकोर्स क्या कहते हैं दूसरी जगहों पर नहीं मिलती थी। अब अकबर ने अपने टाइम पीरियड पे आईने अकबरी लिखवाई। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हम बता रहे हैं इस चैप्टर के अंदर वो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी दोस्तों। और पता है आपके लिए ये लास्ट पार्ट बहुत ज़रूरी क्यों है, क्योंकि हमने शुरुआत में ही पढ़ लिया था कि पीजेंट जमींदार और स्टेट के बीच में जो रिलेशन होता है एग्रेरियन सोसाइटी में मुगलों के टाइम पीरियड में, उसका सबसे ज़्यादा रिच इन्फॉर्मेशन हमें अबुल फजल की आईने अकबरी से मिलती है। तो इसीलिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंप्लीट हुआ 1598 के अंदर। इसके अंदर पूरी तरीके से 5 रिवीजन बुक्स बनाई गई और इसमें पूरे मुगल एम्पायर के बारे में ड्यूरिंग अकबर के टाइम पीरियड पे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था या अकबर की लाइफ कैसी थी, या अकबर से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें थी वो सारी बातें 5 वॉल्यूम्स में डिवाइड करी गई है। कौन सी 5 वॉल्यूम्स? मंजिल आबादी, सिपाह आबादी, उसके बाद मुगल आबादी एंड देन चौथी 5वीं दफ्तर करके है। ये 5 वॉल्यूम्स जो है बुक की निकाली गई जिसे अकबरनामा के नाम से जाना जाता है। ये पूरी तरीके से डिटेल इन्फॉर्मेशन देती है उसके फिजिकल लेआउट के बारे में, उसका पूरा राज्य कैसा था, उसका कल्चर कैसा था, उसकी पढ़ाई की व्यवस्था कैसी थी, उसका रिलीजियस फैक्टर कैसा था। इवन यहाँ तक वो जानकारी देता है कि उसके प्रांत के अंदर किस तरीके से गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट होती थी वगैरह वगैरह। एक एक करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। हर एक बुक को एक दफ्तर यानी कि एक ऑफिस में कन्वर्ट करा गया है और उसमें सभी चीज़ों का वर्णन करा गया है। नंबर 1 है मंजिल आबादी। मंजिल आबादी जिसे बोलते हैं, इसमें उसके शाही परिवार के बारे में और उसकी रख रखाव या हाउस होल्ड से रिलेटेड चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब करा गया है, जैसे उनकी बीवियों के बारे में, उनके फैमिली रिश्तों के बारे में, उनके क्या कहते हैं वाइफ्स के बारे में, बच्चों के बारे में, किस तरीके से उनका पूरा का पूरा कुनबा बड़ा है उनके बारे में, ये सब इसमें बताया गया है। दूसरी बात है सिपाह आबादी। सिपाह आबादी जो है वो कवर करती है मिलिट्री एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को जो उस समय पे
क्या कहते हैं कवर किया गया था। प्रशासन और नौकर की स्थापना सैन्य और नागरिकों के बीच में किस तरीके से है, इसमें मनसबदारी सिस्टम के बारे में, विद्वान पुरुषों के बारे में, कवियों के बारे में, कलाकारों के बारे में, इन सभी के बारे में बहुत अच्छी तरीके से ड्यूरिंग मुगल एम्पायर में अकबर के टाइम पीरियड में डिस्क्राइब करा गया। एक है मुल्क आबादी। मुल्क आबादी राजकोषीय पक्ष से संबंधित है। ये पूरी तरीके से राजस्व दर के बारे में, प्रशासनिक के बारे में, राजस्व के विभाजन के बारे में, माप, क्षेत्र, मूल्यांकन, जमा हासिल के बारे में बताने की कोशिश करती है और ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में एग्जामिनर आपसे पूछता है कि आप बताइए लैंड रेवेन्यू सिस्टम के अंदर सबसे ज्यादा रिच इन्फॉर्मेशन हमें आईन अकबरी की कौन सी वॉल्यूम देती है। तो ये वाला पार्ट जो है ना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि फिक्सल पॉलिसी सिस्टम जो है, यानी कि जिसे हम राजकोषीय सिस्टम कहते हैं, वो अकबर के टाइम पीरियड में मुल्क आबादी करके जो बुक है, मुल्क आबादी, ये सबसे ज्यादा रिच इंफॉर्मेशन देती है। देखो लिखा हुआ है द थर्ड बुक मुल्क आबादी इज which one deal with the fictional side of the empire and provide rich quantitative information of revenue rate, administrative and fictional division, total measured area and assessed revenue, जमा के बारे में। ये सबसे ज्यादा है फिक्सल पॉलिसी के बारे में जो अकबर के टाइम पीरियड में थी। बाकी चौथी और पांचवी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। वो चौथी और पांचवी अकबर के रिलीजियस फैक्टर को, अकबर का किस तरीके से धर्म को लेके उनका व्यवहार है, जैसे आईने अकबरी में सुलह कुल के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है, उसके बारे में इसमें डिस्क्राइब करा गया। अब आईने अकबरी की लिमिटेशंस को अगर बात करें हम लोग, तो इट वाज मच मोर देन रिप्रोडक्शन ऑफ ऑफिशियल पेपर दैट मैन्युस्क्रिप्टेड वर रिवाइज्ड 5 टाइम बाय द ऑथर वुड बी सजेस्ट हाई डिग्री ऑफ कॉशन पार्ट ऑफ अबाउट द अबुल फजल एंड सच द फॉर द अथॉराइजेशन, या जो भी है प्रमाणिकता। कहने का मतलब है अबुल फजल ने इसको 5 बार संशोधित किया था, 5 बार इसको लिखा था अलग अलग चीज से। तो ये सिर्फ कागज ही नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो ऑफकोर्स मुगल एम्पायर के बारे में रिच इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करती है। इसमें लिमिटेशन बस ये हो सकती है कि मुगल एम्पायर कभी अपने बारे में बुरा नहीं लिखेगा, है ना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके बारे में लिख के दिखाया था। दोस्तों इस पूरे चैप्टर में यही था और आई होप दैट आपको समझ में आया होगा मुगलों के थ्रू कि जमींदारी व्यवस्था, किसानों की व्यवस्था या स्टेट में रहने वाले अलग अलग जातियों के लोगों की व्यवस्था कैसी थी और क्या आज के टाइम पे वो सुधरी है, मुगलों के टाइम से लेकर आज तक सुधरी है नहीं। यहाँ पे इतने ज़हीन आदमी, इतने समझदार लोग हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी। तो दिस इज इट इन दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे।